पापा और छोटे मामा जी ने मुझे बस्ती से पकड़ा था और पुलिस वाले अंकल ने बोला था लड़की है संभाल के रखो, ऐसे छोड़ते नहीं है। पुलिस वालों के सेल फोन से कॉल किया था एक्चुअली मैंने, ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा कि मैं पहुंच गई। हाँ 36 घंटे लगते हैं। 36 घंटे मतलब मेरी हालत खराब थी, कुछ तो खाने को नहीं था। हाल देख के उन्होंने बोला अब नहीं जाना है मुंबई। आप इंडिया में किसी को ब्यूटी पे कम्पीट नहीं कर सकते क्योंकि हर एक औरत अपने आप में बहुत खूबसूरत है। सलमान खान के साथ कैसा होता है मिलना? क्या वो उतने ही गुस्सैल है जो? नहीं, काफी अच्छे हैं। मैंने वही बोला काफी ब्लंट है। हाँ। उन्होंने मुझे सीधा मुंह पे बोला, मुझे पता था तेरा नहीं होगा। करण सर ने मुझे, ही वाज द वन जिन्होंने अनाउंस किया था कि मान्या यू आर एविक्टेड एंड आई होप टू सी यू सून। एक लड़की जिससे लोगों ने कहा था कि सुनो ऐसा करो तुम घर बैठो, तुमने अपनी शक्ल देखी है कभी? तुम्हारी सांवली सूरत है। फिर उसके पिता ने कहा कि अगर तुम बाहर जाओगी तो मैं शहर छोड़ दूंगा, बहुत बदनामी होगी। इतने सारे ताने अपनों से भी मिले, बाहर वालों से भी मिले, जो बहुत आम बात है। लेकिन उस लड़की ने ये सारी जंजीरें तोड़ी हैं और उसके बाद फेमिना मिस इंडिया 2020 में रनर अप बनी है। बिग बॉस में अपनी जर्नी पूरे जज्बे के साथ जी है कि उनकी तारीफ खुद मंच पे सलमान खान ने की है। वो कोई और नहीं है, वो है मान्या सिंह। मान्या, आपका वेलकम है। थैंक यू। आपकी जर्नी इंस्पायर करने वाली है क्योंकि आपके बारे में जब मैंने पढ़ा, आपकी जर्नी तभी शुरू हो गई जब आप रनर अप बन के आई। लेकिन वो हमारे लिए है, आपको हमने क्राउन के साथ देखा। आपका स्ट्रगल बहुत पहले का था। शायद उस दिन आपने पहला क्राउन पहना था जब आपने अपने सपनों के लिए अपना घर छोड़ा था, इवन घर से आप भागी। तो मैं वो चीज़ कनेक्ट कर सकती हूँ। छोटे शहर से आप जब भागते हैं तो आपको पता होता है कि अगर सक्सेस नहीं मिली तो क्या कहा जाएगा, बदनामी होगी। आप एक लड़की हो, छोटे शहर में लड़की होना बहुत बड़ी बात होती है इन मामलों में। तो उस दिन वो ट्रेन का मुझे जानना है, क्या लेके चली थी आप? क्या था अंदर? 50 रुपए थे मेरे पास और टिकट नहीं थी मेरे पास। और वो पहली कोशिश नहीं थी, वो मेरी तीसरी कोशिश थी जो मुझे मुंबई लेके आई थी। पहले बार में मैं हरिद्वार पहुंची थी। अच्छा। दूसरी बार में पापा और छोटे मामा जी ने मुझे बस्ती से पकड़ा था और पुलिस वाले अंकल ने बोला था लड़की है संभाल के रखो, ऐसे छोड़ते नहीं है। अच्छा। और तीसरी बार में मैं बॉम्बे पहुंची थी और मुझे पता था कि अगर मैं नहीं निकलूंगी तो मेरे परिवार में सब वहीं फंस जाएंगे। और फिर क्या होगा, फिर पापा प्रेशर करेंगे, घर वाले रिश्तेदार प्रेशर करेंगे कि अभी कुछ कर नहीं रही है तो एक काम करते हैं शादी करवा देते हैं ग्रेजुएशन के बाद। मैंने ये नहीं चाहिए मुझे, ये बड़ी सादी लाइफ है। इसके लिए पैदा नहीं हुई हूँ मैं। तो फिर बॉम्बे आई, कॉल किया, पुलिस वालों के सेल फोन से कॉल किया था एक्चुअली मैंने, ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा कि मैं पहुंच गई। हाँ, और मैंने मैं ना हमेशा से बड़ी ऑनेस्ट रही हूँ। मैंने पुलिस वालों से भी बोला कि मेरे पास टिकट नहीं है, मैं गोरखपुर से आई हूँ। अच्छा। तो काफी अच्छी थी मुंबई पुलिस, उन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन में ले जाके बिठाया कि आपके पेरेंट्स जब आएंगे तब हम। तो फिर मैंने थोड़ा अटपटा लग रहा था, काफी लोग थे वहाँ पे, अरेस्ट करके आ रहे थे, कुछ लोग अच्छे नहीं थे। वो तो जेल कैदी कैसे आते हैं वही होता है। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं थोड़ा कुछ खा के आती हूँ। तो मैं स्टेशन पे आके मैंने कम से कम 12 घंटे वहाँ सोई थी बिना कुछ खाए। और मेरे पेरेंट्स आए नेक्स्ट ट्रेन से, उनको पता था कि ये बॉम्बे जा रही है। अच्छा, और मेरे बोलने से पहले वो लोग ऑलरेडी ट्रेन में थे। तो वो आपको पकड़ के वापस ले जाने आए थे? वो जब आए तो मैं उन्हें स्टेशन पे मिली और जो हालत मेरे पापा ने मेरी देखी, मेरी मम्मी ने, मेरा भाई छोटा था, उसकी गोद में था उस टाइम पे, शायद मुझे याद नहीं उतना, वो तो ब्लरी हो जाता है स्टोरी में। बट पापा रोने लगे क्योंकि हमने बहुत तकलीफें देखी थी एज अ फैमिली। हमारे छोटा सा घर था गांव में, एक रूम था, उसमें हम सब लोग रहते थे। नहाने के लिए बाथरूम नहीं था तो हम नदी में जाके, वहाँ पे सरकारी नल होती है यहाँ पे, वहाँ पे पानी भर के घर लाते हो? नहीं, 4 बजे मम्मी सुबह उठ के जाती थी, वहाँ नहाती थी, मैं जाके नहाती थी। तो काफी तकलीफें थी। तो अच्छा, सुबह जल्दी नहा लो, कोई देख ना पाएगा। हाँ, वैसा। और फिर जिनके घर पे मम्मी खाना बनाती थी, मतलब वो पट्टीदार कहते हैं ना, लाइक नेबर्स, बड़े पापा के घर। हाँ, बिल्कुल। तो वहाँ पे खाना जब मम्मी बनाती थी तो उन्हें बोलते थे कि अरे तुम लोग कब जा रहे हो। तो अच्छा, वो ताने पड़ते होंगे। तो वो लोग ने भी काफी चीजें देखी, पैसे की तंगी देखी,
खाने को नहीं रहता था, लोग छिपा देते थे खाना। तो जब वो आए बॉम्बे तो उन्होंने डिसाइड किया हम वापस नहीं जा रहे। ओह, तो वही तो मेरा मोटो था एक्चुअली कि इनको वहां से निकालो। हाँ, और मैं खुद के लिए नहीं आई थी, मैं उनके लिए आई थी। आप आए थे। तो मैं जब यहाँ आई तो फिर मैंने जॉब ढूंढना स्टार्ट किया। उस टाइम पे मैं 18 साल की भी नहीं थी, लेकिन मेरे पास आधार कार्ड भी नहीं था। अच्छा, तो पर वो हिम्मत कहाँ से आई थी कि मतलब आप देखो ना, हम बचपन में हीरो हीरोइंस देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं मुंबई चलो, सपने वही होते हैं, एक्टर बनना है, या किसी ने एनएसडी का नाम, एक्ट्रेस के इंटरव्यूज होते हैं, एनएसडी का नाम सुन लिया। आपके अंदर कहाँ से आया था वो हिम्मत, कहाँ से आई थी कि वो एक लड़की जो 18 की भी नहीं है, फैमिली उसको 3 बार खींच के ट्रेन से ला चुकी है, वो फिर भी सिमरन बन के ट्रेन में चढ़ती है और पिताजी ये कहने को राजी नहीं है कि जा सिमरन जा। वो तो नहीं कभी बोले। टीवी नहीं था, मुझे अभी भी याद है, मैंने जब बॉम्बे आई थी उसके पहले तो मैंने टीवी नहीं देखा था। अच्छा। तो मुझे पता भी नहीं था कि ये एक्टिंग वगैरह क्या होती है। एक्टर्स पता था, एक्टर्स होते हैं, वो स्टार्स होते हैं, वो मैं पहले से ही फेंकती थी कि अरे मैं जा रही हूँ बॉम्बे, उससे मिल के आऊंगी, इससे मिल के आऊंगी, बट ऐसा कुछ था नहीं मेरा। तो मतलब ये था क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें घर पे देखी थी ना, वो झगड़ा, पेन हिम्मत देता है शायद। हाँ, वो जो तकलीफ से आप गुजरते हो ना, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि उम्र से पहले जब आप मैच्योर हो जाते हो, हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत बुरी बात भी है क्योंकि आपका बचपना आपने नहीं देखा, चला जाता है, आप देख ही नहीं पाते हो। मुझे नहीं पता मैंने कब बच्चों के साथ खेला है, मुझे नहीं पता कि कब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब गांव के ही दोस्तों के साथ बाहर गई हूँ। मुझे पता ही नहीं कि मेरे बचपन में हुआ क्या है। मुझे ये सारे थॉट्स है कि मेरे घर में कितनी ऊंच नीच झगड़े वगड़े होते थे, किसके ताने सुनने पे माँ को रोते देखा है, बाप को देखा है। तो ये चीजें मैंने बहुत अर्ली स्टेजेस में देखी है, और ये चीजों ने ना मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया। इनका इम्पैक्ट नेगेटिव वे में तो नहीं पड़ता कि कई बार होता है ना, जब खुशी आती है तो हम, जब ऐसे आपने झेला हो तो वो लोग बहुत खुल के हंस भी नहीं पाते। नेगेटिव नहीं कह सकते, ये बहुत न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे बुरा समय था वो टिका नहीं, वैसे ही अच्छा समय ये भी नहीं टिकेगा, ये भी चला जाएगा। तो ये बहुत न्यूट्रल होता है। तो ये वो कहते हैं जब आप मैच्योर हो जाते हो उम्र से पहले, तो आपको पता रहता है कि कोई चीज कांस्टेंट नहीं होती। रास्ते में लोग नहीं मिले, क्योंकि आज भी लड़कियों के लिए ट्रेन में सफर करना, आप कुशीनगर से हैं गोरखपुर के पास, और वहां से ट्रेन का सफर, और वो जो ट्रेन में लोग बैठते हैं, जो लोग गोरखपुर से या उस तरफ से हैं, उन्हें अच्छी तरह पता है वो ट्रैवल कैसा था जब आपके पास टिकट ना हो। आज भी लड़कियां सेकंड क्लास और एसी या फर्स्ट प्रेफर करती हैं, उनसे पूछो तो कहेंगी क्योंकि सेफ्टी की वजह से। नहीं, ट्रेन में ना अभी पता नहीं, बहुत टाइम हो गया मुझे ट्रेन में ट्रैवल किए, लेकिन जब मैं आई थी तो मुझे ये पता है कि ट्रेन में एक लेडीज डिब्बा होता है जो लास्ट में लगता है। ओके, वहां पे आप बैठे। उस लेडीज डिब्बे में इक्का दुक्का औरतों के पास टिकट्स होते हैं, और बाकी सब बिना टिकट्स के ट्रैवल करते हैं। सो आई एम सॉरी टू द रेलवे पीपल, बट नहीं, आपने देश का सम्मान बढ़ाया है तो रेलवे आई थिंक कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। औरतें, मतलब औरतों के डर से टीसी भी अंदर नहीं घुसेंगे, मतलब इट्स काइंड ऑफ चालू डब्बा, बट देयर इज लाइक एक कॉमन होता है जहाँ पे जनरल डिब्बा होगा। हाँ, लेकिन एक लेडीज स्पेशल डब्बा होता है, उसमें सिर्फ औरतें रहती है, उसमें आदमी नहीं होता। अब उस डिब्बे को पिंक कलर से कर दिया जाता है कई बार। नहीं, अभी फिलहाल मैंने देखा नहीं, काफी टाइम हो गया। तो वो पता चल जाता है लेडीज डिब्बा है। क्यों मुझे क्यों पता था, क्योंकि मम्मी मुझे एक बार लेके वहाँ पे बैठी थी उस डब्बे में, जब हम जब हम बॉम्बे से रिटर्न आ रहे थे यूपी तक, तो आई थिंक मम्मी और पापा में कुछ नोक-झोंक हुआ था, तो मम्मी हमें लेके उस डिब्बे में चली गई। हाँ, या तो आप वहां से सीख रही थी कि अब भी खुद को कैसे निकलना है। हाँ, वो सारी सीख मुझे मम्मी से मिली है। मम्मी ने जो हिम्मत नहीं दिखाई वो मैंने दिखा दी। तो जब पापा आपके मुंबई आए थे तो पापा ने क्या, मतलब वो तो गुस्से में आए होंगे ना कि... वो गुस्से में आए थे, जब उन्होंने मेरी हालत देखी तो वो रोने लगे। क्या हालत थी? मतलब कपड़े पूरे गंदे थे, मैंने कुछ खाया नहीं था। इमेजिन कहाँ रह रही थी आप? 50 रुपए स्टेशन पे थी। अच्छा, स्टेशन मेरे 50 रुपए खत्म हो गए थे क्योंकि हमारी 50 मिनट्स में खत्म हो जाएंगे। तो अभी तो बहुत कम है वो, लेकिन पहले थोड़े 6-7 साल पहले 50 रुपए थोड़े ज्यादा थे। बट एक दिन गुजारा हो सकता है। हाँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं खाया था 3 दिन तक। मैं मतलब 36 घंटे लगते हैं, 36 घंटे, मतलब मेरी हालत खराब थी, कुछ खाने को नहीं था। हाल देख के उन्होंने बोला अब नहीं जाना है मुंबई से। वो रोने लगे और उन्होंने क्या, आ ही गई तो वापस जाएंगे तो लोग बोलेंगे लड़की भाग गई। हाँ, वही मैंने बोला दिया। आप जब ट्रेन में बैठते हैं तो यही है कि लड़की तो भाग गई। हाँ, अब क्या करने आए हो? अरे तो दुनिया क्या बोलेगी, गांव वाले क्या बोलेंगे, गांव में बैठने नहीं देंगे।
तो अब यही रह लेते हैं, यही देखते हैं कहाँ तक जिंदगी लेके जाती है। तो उस हाल से फिर मिस इंडिया का सफर भी आसान नहीं होगा? अरे मिस इंडिया में तो बहुत सारे चीजें हैं ना, आपको ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ब्यूटी विद ब्रेन का पैरामीटर है। वहाँ पे क्या क्या था? वहाँ का भी तो स्ट्रगल आपने एक अलग देखा होगा। वो कहते हैं ना, जब आपको पता रहता है कि आपकी कमजोरी क्या है तो आप उसको अपनी ताकत बना लेते हो। तो मुझे पता था कि मतलब आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, कि मुझे पता है कि मैं किसी को आप इंडिया में किसी को ब्यूटी पे कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक औरत अपने आप में बहुत खूबसूरत है। हाँ बिल्कुल। स्पेशली इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे हम सब, आप अलग दिखती हैं, मैं अलग दिखती हूँ, वहाँ 4 औरतें, वो एक एक अलग अलग दिखती हैं, वो अपने में ही बहुत सुंदर है। तो मैंने अपनी स्ट्रेंथ बनाई अपना दिमाग। और मैं बचपन में जब क्लास में थी तो मेरे एक टीचर थे, ओम प्रकाश सर नाम के, वो बोलते तू बड़ी हुई पॉलिटिशियन बनेगी। अच्छा, आपके व्यू पॉइंट होंगे, ओपिनियंस होंगे हर बात पे। मेरे बोलने का तरीका उनको बहुत पसंद था, तो वो चीज़ मुझे ये मेरी स्ट्रेंथ है और मुझे यूज करना है। तो कंपटीशन तक पहुंचने के लिए भी बहुत कंपटीशन में उसमें जाने भी फॉर्म पड़े। भरना, उसकी फीस देना, फिर आपके ड्रेस पे बहुत खर्चे होते हैं, वो सब कैसे मैनेज किया? मैंने वो प्रायोरिटीज ही नहीं रखा। मैंने बोला नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे को मिस इंडिया बनना है, जो है उसी के साथ आप चल पड़े। आप देख लो, नेशनल, आप भी इंसान हो, जो नेशनल डायरेक्टर और जो सिलेक्शन कमेटी है वो भी इंसान है, उनको भी पता है कि टिल नाउ अभी तक हिस्ट्री में कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जो लोअर मिडिल क्लास से हो। हाँ बिल्कुल। सो मुझे मेरे पास नहीं है, मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं क्यों दिखावा करूं कि नहीं मैं परफेक्ट हूँ। मैं नहीं हूँ परफेक्ट, मुझे परफेक्शन चीजें नहीं पता है, बट मैं जो भी करती हूँ इतना अच्छा करूंगी कि बाकी की जो 30 लड़कियां होंगी मेरे साथ, उनसे बेहतर होगा, उनके इतना ही होगा, उनसे बेहतर नहीं हो सकता। क्योंकि वो कैमरा पर्सन हायर करती थी, वीडियोस बनाती थी, और मैं खुद से रिकॉर्ड करती थी। मैं ऐसे, मेरा एक्सीडेंट हुआ था ड्यूरिंग कंपटीशन, और मेरा ये पूरा इतना सूज गया था, उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स नहीं थे मेरे साथ। अच्छा, फिर कैसे मैनेज किया? एंड आई वाज नॉट एबल टू गेट अप एंड जाके वीडियो ऑन में, बट मैं पूरी कोशिश करके मैं भेजती थी उनको, उनको पता था मेरा एक्सीडेंट हुआ है। तो ये सारे कहते हैं ना कि आप मेहनत करो, लोगों को एफर्ट्स दिखेंगे, और फिर वो एक किस्मत 1% होती है ना, वो चमकती है। हाँ, क्योंकि आपकी तो लाइन है कि मैंने किस्मत से किस्मत को छीना है। हाँ। तो आप फिर क्राउन जीत लिया, क्योंकि वो कहानी हमने उस टाइम अच्छे से सबको याद है, आप प्रेरणा है मतलब। तो क्राउन जीतने के बाद जो फील आता है, पेरेंट्स आपके वहीं होंगे, उसके बाद अब फिर गोरखपुर जाना हुआ वहाँ पे क्राउन लेके कि देखो जो लड़की तुम्हें लगा था बदनाम हो चुकी है या भाग के गई है, वो किस लिए गई थी? वो चेंजेस आए दिखे आपको? अरे एक ऐसा टाइम था, मुझे पता है कि मेरे नोटबुक्स तक चेक करते थे मेरे मामा जी कि उसमें किसी का फोन नंबर तो नहीं है। अच्छा, इतने स्ट्रिक्ट थे। हाँ, क्योंकि फोन कॉल किया तो मतलब है किसी लड़के को ही फोन किया होगा। हाँ, मतलब मेरे पास फोन नहीं था, बट वो फोन नंबर्स चेक करते क्या इसके नोटबुक्स में ऐसा कुछ है। एंड मैं पहले से ही एंटी मैन रही हूँ, आई मीन काइंड ऑफ, मैं उन चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ। तो जब मैं ऑलरेडी मिल चुकी थी अपने पेरेंट्स से बॉम्बे में, मुझे रोना, मतलब जब आपने बोला ना कि मुझे उतना न्यूट्रल फील हो रहा था, मुझे बहुत खुशी, बहुत गम। वही मैंने बोला, आप जब खुशी के मौके में ना, ऐसे लोग खुश बहुत कम हो पाते हैं। हाँ, तो मुझे पता था कि ये मेरे लिए कम, मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है। क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि जब हम कॉलेज, मतलब जब मैं 11th-12th में थी, तो मैं अपने पापा, किसी को नहीं पता था कि मेरे पापा ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, और मेरे पापा दूर रिक्शा खड़ा करके मुझे ड्रॉप करते थे, जाओ। और वो पहला जब मैं क्राउन लेके उनके पास गई, तब दुनिया को पता चला कि मेरे पापा ऑटो रिक्शा ड्राइवर है। आपका होम कमिंग बहुत अच्छा था। ये चीज है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली 1 साल, मैं लोगों की नजर में पहचान बना पाया मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि 1 साल बाद कोई और मिस इंडिया आएगी और फिर जर्नी और डिफिकल्ट हो जाएगी। तो लेट मी डू एवरीथिंग। तो ये 1 साल जो मेरा था, मैंने बहुत मेहनत की, एंड 1 साल में आई गॉट माई हाउस, एंड देन तो आपका मुंबई में घर बनाया। और पापा अभी आपके क्या कर रहे हैं? अभी फिलहाल पापा गांव में हैं। अच्छा, 6 महीने से अभी उनको मैंने गांव में रखा, क्योंकि बॉम्बे का एटमॉस्फेयर बहुत पोल्यूशन है, पोल्यूशन वगैरह, और उनके हार्ट का थोड़ा इशू है, तो मुझे नहीं चाहिए था कि उनको कोई तकलीफ हो। ओके। तो गांव में भी घर बन गया है। तो अरे वाह, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। क्योंकि घर होना और मुंबई में भी घर होना बहुत बड़ी बात। आई रिमेम्बर पापा मम्मी, मुझे अभी भी पता है, जब हम गाँव जाते थे तो हम फिगर आउट करते थे कि किस रिश्तेदार के घर रहेंगे, क्योंकि हमारे पास घर नहीं था उस टाइम पे।
हाँ बिल्कुल, ये करना पड़ता है। तो वो रिश्तेदार भी मना करते थे कि नहीं नहीं हमारे घर पे ये है वो है, आज हमें जाना है, आज हाँ। हम बिजी हैं। हाँ, तो ये था कि मुझे बॉम्बे में एक घर बनाना है और यूपी में एक घर बनाना है। अब तो वो रिश्तेदार बुलाते होंगे आपको, क्योंकि ऐसा होता है वो खुद अक्सर। आते हैं और जब मैं मिलती नहीं हूँ हाँ, क्योंकि काफी अच्छा एक्सपीरियंस मेरे पास भी है ये रिश्तेदारों का। तो यही है, मतलब ये नहीं बोलूंगी कि आसान था और आसान है, हाँ। नहीं, डिफिकल्ट है, तकलीफ होती है, बट एज आई सेड मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। देर आर हाँ। मतलब बिग बॉस के बाद इतना बुरा टाइम था कि लोग नफरत से करने लगे थे। बिग बॉस की जर्नी कैसी थी? आपने खुद ही जिक्र छेड़ा, मैं आ भी रही थी। पहले हम करेंगे अंदर जाना। अंदर जाने के लिए क्या कोई इंटरव्यू होता है कि कौन आएगा, या आप आना चाहते हैं? उन्होंने मुझे उसके पहले जो आया था OTT, उसमें उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया था, और उस टाइम पे मैंने बोला कि उस टाइम मैं रेनिंग मिस इंडिया थी। मुझे लगा कि अभी जाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि अभी मेरे पास और भी अपॉर्चुनिटीज है। मैं फेयर एंड लवली का मैंने यामी मैम की जगह पे मुझे उन्होंने 1 साल के लिए साइन किया था एज अ ब्रांड एम्बेसडर, तो ग्लो एंड लवली सॉरी। तो फेयर में तो काफी बवाल हुआ है बहुत ज्यादा, बट देन आई वाज वेरी हैप्पी कि उन्होंने वो चीज नहीं दिखाई जो मेरा कमर्शियल बाहर आया था। उसमें था कि कोई भी मिस इंडिया बन सकता है, यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। तो मेरा पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग रखा था उन्होंने। अच्छा। तो मैंने वो OTT मना कर दिया था। फिर अगले साल जब उन्होंने मुझे वापस से पूछा तो मैंने व्हाई नॉट, आई वुड लव टू बी ऑन पार्ट, बट मेरी एक गलती थी। क्या? आई ऑलवेज से कि मैंने जाने से पहले ना R&D नहीं किया था। बिग बॉस नहीं देखा था? बिल्कुल नहीं, एक एपिसोड नहीं देखा था। चिल्ला के लड़ना होता है, किचन में रहना जरूरी होता है। हाँ, मुझे कुछ नहीं पता था, सच में कुछ नहीं पता था। और ऑन द वे मुझे बहुत गलत लोग भी मिल गए थे कि जो मुझे बाहर मैनेज कर रही थी। उन्होंने कुछ पैसे फ्रॉड कर दिए थे मेरे। अच्छा। और जो मेरी मेन टाइम्स की मैनेजमेंट थी वो भी बेचारे लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ। तो मैंने सारा चाबी जितना भी अथॉरिटीज दे दिया था। हाँ, और टाइम्स कुछ नहीं कर पा रही थी। तो कितना का फ्रॉड उन्होंने कर दिया? फिर मैंने जितना कमाया उसका ऑलमोस्ट आधा उन्होंने वो कर दिया था, उड़ा दिया पूरा, एक तरह से गायब। या तो ये आपको बाहर आने पे पता चला? बाहर आने पे पता चला। मेरे पेरेंट्स काफी उदास थे, क्योंकि उन लोगों ने उनसे भी अच्छे से बात नहीं की थी। मेरे पेरेंट्स से तुम पैसे ना ले लो, मैं कमा लूंगी, लेकिन मेरे पेरेंट्स की इज्जत कभी ऐसे नहीं कि आप उनसे बदतमीजी से बात मैटर करते हैं। आप तो पूरे उन्हीं के लिए चल रही हैं। इवन जब मैं अंदर गई तो मुझे लगा इट्स अ रियलिटी शो ना, वी हैव टू बी रियल, जो है वही रहना। हाँ, तो मैं जब अंदर गई था मुझे लगा सब प्रमोट कर रहे हैं, और मैंने तो क्या स्क्रिप्ट मिलती है? नहीं, इट्स नॉट स्क्रिप्ट। लाइक आप अगर जाएंगे तो आपको पता है कि आपको किचन में रहना, आपको पता है चिल्ला चिल्ला के बात है, क्योंकि अच्छा, मतलब स्क्रिप्ट नहीं मिलती है कि ये वाला जाके उससे लड़के आओ या उससे करके आओ। लाइक काइंड ऑफ थिंग कि आपने 15 सीजन ऑलरेडी देखा है, तो आपको पता है क्या करना है, ऑलरेडी स्क्रिप्ट आपने रट ली है। हाँ, तो वैसा वाला कि आपके पास स्क्रिप्ट होते हैं, वो नहीं देते। अच्छा, आप ऑलरेडी तैयार होके आए कि यही करना है, लड़ना है, देन किचन में रहना है और ये करना है। या तो जब हम अंदर गए, मैं एक तो इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू ऑब्जर्व पीपल, ऑब्जर्वेशन चलती है मेरी, लेकिन मुझे पता था घर में क्या क्या हो रहा है, बट मैं ना किसी से फ्रेंडशिप नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मे बी हम 24 घंटे अंदर रहते हैं, हमें सिर्फ 1 घंटा बाहर दिखाया जाता है, और सब अपने अपने कैरेक्टर में। एक तो और कैरेक्टर तो छोड़िए, ये चैनल के हाथ में होता है कि उनको किसको अच्छा दिखाना है, किसको बुरा दिखाना है। आपका लगता है आपके क्लिप्स ऐसे कट हुए जो आप जहाँ क्योंकि बोला गया कि आप बहुत अच्छा प्ले नहीं कर रही हैं, दिख नहीं रही हैं? हाँ, क्योंकि तो क्या आप जहाँ दिख रही थी वो काट दिया गया? मैं दिख ही नहीं रही थी तभी मैंने पूछा क्या मतलब आपको लगा ऐसा बाद में देखने के बाद कि वो काटा गया? मैंने देखी नहीं आज तक। ओके, मैंने सच बोल रही हूँ, मैंने एक एपिसोड अपना नहीं देखा। हमने वो 1 घंटे वाला देखा और फिर वो सलमान सर की डांट सुनते थे हम आपकी। तो ऐसा आगे एक और चीज है, हमें बैठ के दर्शकों को कई बार लग जाता है कि सलमान खान कई बार लोग चुन लेते हैं और थोड़े बायस्ड हो जाते हैं, तो ऐसा लगा कि बायस्ड होते हैं वो? मेरे से सलमान सर से जब उनका भी आधा घंटा दिखाया जाता है, उन्होंने कभी मुझे डांटा नहीं। आई डोंट नो, मतलब वो चीज होता है ना, मतलब वो एक एडवाइस देते हैं, आप दिख नहीं रही, आप ये करिए। ना ही उन्होंने मुझे एडवाइस दिया तो ना ही उन्होंने मुझे डांटा, ना ही उन्होंने मुझे एडवाइस दिया, बिकॉज तो ये भी एक तरह से माइनस ही हुआ, क्योंकि वो अक्सर लोगों को हिंट दे देते हैं क्या करना है गेम में आगे। क्योंकि ये मेरी बहुत श्योर था कि मैं 3 हफ्ते में निकलूंगी, और मुझे भी पता था मैं 3 हफ्ते में बाहर आ रही हूँ,
और जब आप डे 1 आई उस दिन बहुत इम्प्रेस थे, मैंने स्टेज पे आपका देखा और आपने हाँ, बोला और इवेंचुअली मेरे बहुत पास उसकी impressed स्टोरी थे है। उस दिन। सलमान सर इज मतलब आपको मैं बताती हूँ, बिग बॉस के बाद एक आफ्टर पार्टी होती है, तो सब लोग उनसे फोटो खिंचा रहे थे अच्छा और मैं बिरयानी खा रही थी क्योंकि मैं सुबह से 9 घंटे की फिनाले, 9 घंटे का पूरा फिनाले चला होगा। फिनाले चला हाँ। होगा, एक जगह पे बैठ के मैं लिटरली ब्रेक भी हुआ था तो भी मैं वहीं बैठी थी, हाँ। क्योंकि मुझे स्मोक मैं करती नहीं हूँ, बाहर मुझे किससे मिलने जाना है। हाँ। तो मैं मीडिया वगैरह उससे थोड़ा शोर शराबे से दूर रह के मैं चुपचाप अंदर ही बैठती हूँ। मैं कंटिन्यूसली पूरा शूट हुआ, विनर अनाउंस हुआ, मैं बाहर आई, मुझे भूख लगी थी तो आप बिरयानी खा रहे थे। अब मैं लिटरली मैंने वो जो दे रहे थे वो भी शौक हो गया कि ये बंदी वहां क्यों नहीं जा रही है। सलमान से सब पिक्चर क्लिक करा रहे थे। मैं गई, मैंने थाली में लिया, मैं जाके सलमान सर यहाँ खड़े, मैं उधर मुंह करके खा रही हूँ तो बाद में पिक्चर ली उनके साथ? he saw me and he himself called me कि माने को बुलाना। मैं गई कि बिरयानी खा रहे हो? नहीं, उन्होंने बोला कि मैं उनके बोलने से पहले मैंने बोला सर कर नहीं भाई, 3 हफ्ते में आ गई मैं। मेरे को पता था तो 1 हफ्ते में आएगी, 3 हफ्ता बहुत बड़ा है क्यों उन्हें क्यों लगा ऐसा? क्योंकि he himself told me कि उन्होंने खुद ही बोला कि आप ना बहुत नाइव हो। हाँ। उनके एक्सेंट में कि तू बहुत नाइव है, वो चलता नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल नहीं चलता। ये थोड़ा वो होता है ना, शातिर लोग ही चलते हैं, मैनिपुलेट जो कर पाए, चिल्ला पाए, मुझे तो लगता है बहुत चिल्लाने वाला शो है। तो उन्होंने ये चीज बोली और उन्होंने बोला कि मैंने बोला अब उन्होंने कोई फर्क नहीं पड़ता ये सब। इसके बाद अच्छा है तू निकल गई कि अभी तेरी खुद की पहचान बची है। हाँ, आपका कैरेक्टर, क्योंकि लोगों की ना इमेज पूरी खराब हो जाती है जब वो इन्वॉल्व हो जाते हैं गेम में। कई बार वो सिर्फ लाइमलाइट में दिखने के लिए करते हैं ऐसा। अभी आजकल उसमें चल रहा है कि अंकिता लोखंडे है इस टाइम उसके अंदर, मैं देख ही नहीं रही। टीवी एक्ट्रेस है, मैं आपको बताती हूँ। उनका क्या है कि उन्होंने स्पेशल ट्रीटमेंट कई उसके लिए बिग बॉस में, पर मतलब डे 1 से कॉन्ट्रैक्ट पे साइन होके आया है, पर अभी कन्वर्सेशन सुनाई गई है मुनव्वर को कि वो ट्रीटमेंट लेते हुए उससे इनपुट भी ले रही हैं कि बाहर क्या चल रहा है, तो वो उनकी प्रिकॉशंस बंद कराया गया। तो मेरा सवाल ये कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा था कि कोई पर्टिकुलर, क्या कोई ऐसा पूछते हैं कि नहीं आप जो ट्रीटमेंट लेना चाहें, या कोई डॉक्टर आपका स्पेशली है वो आपको दिखना चाहे, ऐसी चीजें होती हैं? हाँ पूछते हैं वो लोग, बट मुझे तो कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं था। अच्छा, वो कोई हेयर ट्रीटमेंट ले रही है अंकिता उसमें? ओह मे बी, तो मे बी उनकी चॉइस होगी। मुझसे भी पूछा, मुझे कोई नहीं, मेरा अच्छा, मुझे वही जानना था कि सब ये अच्छा जवाब है कि सब नेचुरल है। हाँ, मुझे मतलब और कुछ जरूरत नहीं थी उसके आगे, बट ये थी कि फन था यार, मतलब किसी से दोस्ती नहीं हुई। सलमान खान के साथ कैसा होता है मिलना? क्या वो उतने ही गुस्सैल है जो? नहीं, काफी अच्छे हैं। मैंने वही बोला, काफी ब्लंट है। उन्होंने मुझे सीधा मुंह पे बोला, मुझे पता था तेरा नहीं होगा, बट ही वाज वेरी ऑनेस्ट कि तेरा तू अभी भी मान्या है, तू अभी ये नहीं कहलाती कि तू बिग बॉस कंटेस्टेंट, तू अभी भी मिस इंडिया कहलाती है। और सलमान खान जैसे वो एडवाइस देते हैं, आई थिंक लोग आपकी लाइफ में बहुत कम होते हैं जो सच मुंह पे बोल दें। यस, तो उन्होंने बोला कि मेहनत कर, अगर तुझे एक्टिंग करनी है मेहनत कर, तुझे लाइफ में कुछ भी करना है मेहनत कर, और तू जानती है। तो यही नॉर्मल हमारी कॉन्वर्सेशन थी। मैंने पिक्चर लूं, ले मैं लिया। मैंने आज तक वो मेरी गैलरी में कभी पोस्ट नहीं किया। अरे फिर तो आप पोस्ट कर दो वो अभी भी। नहीं, मैं चाहती हूँ कि सही मौका देख के मैं पोस्ट करूँगी। हाँ, उनके बर्थडे पे कर सकते हैं आप। नहीं, अच्छा वो भी एक वो दुनिया करती है ऐसा कुछ जिससे सिर्फ मैं करूँ। बिल्कुल, वो जल्दी मौका आए होपफुली। तो अभी बिग बॉस के बाद आप कन्नड़ फिल्म कर रही हैं शायद, या अभी मान्या क्या कर रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मान्या तब देखी अभी अचानक से गायब क्यों है? वो मैंने जानबूझ के थोड़ा डिस्टेंस बनाना शुरू किया है, क्योंकि लोग मुंबई में इधर आप कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी चीज करते हो तब आप मीडिया के सामने आते हो, या तो फिर आप ऐसा कुछ कर दो कि लाइक आप पीआर को पैसे दो, फिर वो मीडिया बुलाएंगे, फिर आप इंटरव्यू दो, वो चीज नहीं। सॉरी, आई एम जस्ट वेरी ब्लंट। नो मैटर, अगर मैं 25 लाख भी कमाऊंगी, मेरे लिए 10 रुपए भी बहुत मायने रखते हैं। और मैं आई नो ये जॉब है, देना पड़ता है, पर मैं नहीं अफोर्ड कर पाऊंगी, क्योंकि वो शायद मैं 10,000 किसी गरीब की मदद करूँ तो वो कुछ खाने को हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि खाने की कितनी वैल्यू है। हाँ, आपने वो देखा है ना। कन्नड़ फिल्म की बात, मैंने साइन की थी फिल्म, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे वॉकआउट करना पड़ा। क्योंकि थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। मैं मुहूर्त को भी चली गई थी, बट मेरे जाने से पहले उन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी जो मुझे बहुत पसंद था, बट वहां जाके उन्होंने स्टोरी चेंज कर दी।
अच्छा। तो मेरे लिए ट्रस्ट पे काम करना बहुत जरूरी होता है। नहीं, ट्रस्ट क्या, ये तो बड़ी अजीब चीज़ है। जो कहानी सुन के आपने रोल साइन किया होगा वो कहानी बदल जाए अगर, तो फिर- वहां जाके मैंने उनसे बोला कि सी आई एम नॉट कंफर्टेबल, हम्म, तो आई थिंक वो लोग वापस से उसको चेंज करके वी विल, दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट इन जनवरी, बट लेट्स सी। आई मीन मैं अभी पढ़ाई भी कर रही हूँ, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप अभी? तो मैं कैट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे MBA के Okay. लिए करना है, और साइमल्टेनियसली कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है वो मैं करती रहती हूँ। तेलुगु फिल्म भी आई है, तो होपफुली आपको दिखूंगी मैं जल्दी। बिल्कुल। बट हाँ, देखना वो चाहेंगे। पैटर्न मुझे फॉलो नहीं करना। हाँ, देयर विल बी सम टाइम लाइक इन माय लाइफ जहाँ पे आई विल गो फॉर ओनली फॉर एक्टिंग या UPSC। यूपीएससी। ओके, तो जो मेरा प्रीवियसली छूट गया था, तो आप यूपीएससी की तैयारी करोगे? लेकिन आफ्टर जहाँ पे मुझे लगेगा कि नाउ आई एम डन हाँ, फ्रॉम द ग्लैमर इंडस्ट्री, इनफ ऑफ मनी कि मेरे पेरेंट्स शांति से सुखी से रह पाए, उसके बाद आई विल डिसाइड समथिंग। बट नाउ इट्स अ एक्टिंग मेरा कभी सपना नहीं था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे लिए ये था कि जब मैंने अपना पहला एड शूट किया अनुराग बासु सर के साथ, उन्होंने मुझे बोला कि यू शुड ट्राई एक्टिंग बिकॉज यू आर वेरी नेचुरल। और मैंने उस टाइम पे कोई कोर्स नहीं किया था, कोई वर्कशॉप नहीं की थी, तो उन्होंने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला था कि तुझे डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए क्योंकि तू बहुत अच्छी है। तो वाया आई मेट शिवम नायर सर, देन आई मेट अनुराग कश्यप सर, तो आई थिंक नाउ दैट्स द ग्रुप। ये तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं आपसे एक और भी सवाल पूछूंगी कि एक इंडस्ट्री का और भी सच होता है, क्या बुरे एक्सपीरियंस भी हुए इस इंडस्ट्री में अभी तक? नहीं, दैट्स व्हाई आई मेंशन्ड फ्यू पीपल ना जिनको मैं एडमायर करती हूँ, लाइक अनुराग कश्यप सर। हाँ, ये तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मिलना हमारी उनका मतलब कि एक्टर बन जाने के बाद भी उनसे मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। अनुराग बासु सर से मैं उनकी पूरी फैमिली के टच में हूँ। इट्स लाइक इमेजिन कितने सारे लोग कमर्शियल शूट करते हैं और फिर डायरेक्टर और एक्टर का खत्म हो जाता है, बट वो एड शूट के मुझे ऑलमोस्ट 2-1.5 साल हो गए। आज तक मैं उनके ऑफिस जाती हूँ, उनके घर जाती हूँ, खाना खाती हूँ, और तानी मैम के साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है, तो मेरा रिलेशन बिल्ड हो गया है। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि जो बुरा, क्योंकि किसी भी फील्ड में हो अच्छे बुरे दोनों एक्सपीरियंस होते हैं। बुरे एक्सपीरियंस तो मुझे हमेशा से कोई डिमांड आई हो कि ये सीन करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल हर तरह के सीन वो लिख के आते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, आपके इतने किसिंग सीन है, रिवीलिंग सीन है। बीइंग एन एक्टर आई फील आपको हर चीज से कंफर्टेबल होना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि क्या चीज है क्या नहीं। जिन लोगों को मैंने अपना एस्पिरेशन कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ठीक है मैं वो लोग आसपास हैं, उन लोगों से मैं बात करती हूँ, मैं उन लोग को कुछ भी ऐसे मैसेजेस डाल देती हूँ, और वो लोग बहुत रॉनेस पसंद करते हैं। तो उनसे जब मैं ऐसे बोलती तो हंसते रहते हैं। मेरे गंदे जोक्स तो बिग बॉस में भी फेमस थे, तो वो जोक्स नहीं, वो मजेदार होते थे। हाँ, मैं मतलब वो वैसे जोक्स में सबको चिपकाती रहती हूँ। तो काफी रॉ बॉन्ड है मेरा सबके साथ। तो मुझे किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि नहीं मैं अगर किसी डायरेक्टर के साथ काफी अच्छी हूँ तो मुझे उससे फिल्म चाहिए, उससे हाथ काम चाहिए। हाँ, नहीं, इट्स लाइक अ फैमिली कि अगर मुझे कोई कल मैं कहीं फंसी तो दे शुड बी देयर कि हाँ भाई ये है, संभाल लेंगे। हाँ, तो यही सीन है। बट मेरा मोस्ट ऑफ द फोकस, अभी मैंने एक फिल्म की है अभी रिसेंटली, धर्मा फिल्म की है। अच्छा, धर्मा फिल्म, इट्स अ कैमियो। ओके। तो जब वो आएगा तो फिर पता ही चलेगा। नहीं, धर्मा में तो काम करना अच्छे एक्टर्स का सपना है आपका। जब करण सर ने मुझे, ही वाज द वन जिन्होंने अनाउंस किया था कि मान्या यू आर एविक्टेड एंड आई होप टू सी यू सून, तो मेरे दिमाग में वो चीज बन गई थी, आई विल सी यू सून। तो ये काफी अच्छा है फिर दोबारा इस तरह मिलना। आई हैवंट मेट करण सर, बट देन मेरा जो भी कैमियो भी अगर डेब्यू हो रहा है धर्मा से, बहुत बड़ी ह्यूज थिंग, एंड आई थिंक आई हैवंट सेड इट, कहीं पे बोला नहीं है मैंने, तो दैट्स लाइक फर्स्ट। हमारे लिए तो अच्छी ब्रेकिंग होगी। मान्या हमारी धर्मा में है और आप तेलुगु कर रहे हैं, कन्नड़ फिल्म आपने छोड़ी, और वो बिल्कुल सही है अगर आप अपने शर्तों पे काम करते हैं। कुछ चीजें होती हैं जो ऐसा लगता है कि जब मैं अपने गट से बहुत चलती हूँ, मुझे नहीं पता कि कहाँ तक लेके जाए। कुछ चीजें मैंने आपको जैसे बोला ना कि मिस इंडिया भी मेरे लिए बहुत लंबा नहीं था, सोचा नहीं था, बट हो गया। वैसे ही फिल्म भी है, जहाँ तक लेके जाएंगे वहाँ मेहनत करते रहेंगे। तो आगे पढ़ाई आप कर रहे हैं, वो तो हमेशा साथ रहेगा। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे अपने दिमाग को, क्योंकि इसमें ही ना बहुत सारी चीज। हाँ, और आपको ये भी ध्यान रखना, फैमिली भी आप चला रहे हैं अपनी।
तो बैंक बैलेंस तो अभी सेट हो गया होगा। ऐसा नहीं है, कभी कभार ऐसा होता है सिचुएशन, कभी आप 25 लाख कमाते हो, कभी आप 25,000 कमाते हो, कभी 25 रुपए कमाते हो, तो हर चीज से ओके होना चाहिए। मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना भी हाई नहीं है कि मुझे मेंटेन नहीं होता। हम दाल चावल खाने वाले लोग हैं और खुश रहते हैं जितने में हैं। बिल्कुल, ऐसे ही मान्या खुश रहें और तरक्की करती रहें। और अब वो यूपीएससी की तैयारी भी करने की प्लानिंग में है और वो अच्छे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होगी। और धर्मा में आप मान्या को देखेंगे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और हम बिल्कुल मान्या की ही लाइन में इस बात इंटरव्यू को क्लोज करेंगे कि मान्या ने किस्मत से किस्मत को छीना है और ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। शुक्रिया मान्या, थैंक यू सो मच। एक बहुत अच्छी जर्नी के लिए। थैंक यू।